हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 मार्च तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। और इसके लिए यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 1 मार्च को पढ़े गए सभी करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मदावी पुरी बूच ये सेबी की चेयरपर्सन नियुक्त की गई है। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। अब LIC में फॉरेन इन्वेस्टर्स 20% तक इन्वेस्ट कर सकेंगे अंडर दी ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट। MS धोनी को भारत मैट्रिमोनी ने अपने कैंपेन पहले पढ़ाई फिर शादी के लिए चुना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 व्हीलर फाइनेंसिंग के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ टाई अप किया है। SIBR नेट ये साउथ इंडियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रिप मनी और SBM बैंक इंडिया इन दोनों ने ही रुपी डिनोमिनेटेड सिक्योर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप की है। ब्रिकवर्स रेटिंग्स ने भारत की जो फिस्कल ईयर 22 है इसके लिए जो GDP फोरकास्ट है वो 8.3% की है। आइडियल फाइनेंस लिमिटेड ने खुद को महिंद्रा आइडियल फाइनेंस लिमिटेड के रूप में रीब्रांड किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इसने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA, जिसका कि हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है, इसके साथ पार्टनरशिप करके भारत में IATA पे इस सर्विस को लॉन्च किया है। राकेश शर्मा इन्हें IDBI बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिर से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इंडो इसराइल इनोवेशन ब्रिज इसका 2nd एडिशन बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। हीरो इलेक्ट्रिक ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप की है फॉर व्हीकल फाइनेंस। DRDO और IIT दिल्ली ने प्रयागराज और विंध्याचल उत्तर प्रदेश के बीच में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और आपको जानना चाहिए रमेश कुमार सुधांशु इन्हें माईगोव का CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अब देखते हैं 2 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। Name the tennis player who won his 91st career and 4th Acapulco ATP title after beating Cameron Norrie 6-4, 6-4। पूछ रहे हैं कि उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने कैमरून नोरी को 6-4, 6-4 से हराकर अपना 91वां कैरियर और चौथा अकापुल्को ATP खिताब जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन A रहेगा, राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने यहाँ पर कैमरून नोरी को हरा दिया है 6-4, 6-4 से, और इसी के साथ इन्होंने एकापुल्को ATP टाइटल, जिसे मैक्सिकन ओपन भी कहते हैं, ये जीत लिया है। इसी के साथ इन्होंने अपना 91st ATP टाइटल जीता है। तो ये टाइटल जो था इनका 91st टाइटल था और ये इन्होंने जीत लिया है। आपको जानना चाहिए ये 4th टाइम ये टाइटल इन्होंने जीता है। इससे पहले 2005 में, 2013 में, 2020 में और 2022 में इस साल ये चैंपियन बने हैं। यंगेस्ट भी यही हैं और ओल्डेस्ट प्लेयर भी यही हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री रिन्यूड बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट ऑफ $75 बिलियन। पूछ रहे हैं कि भारत और किस देश ने $75 बिलियन की द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन C रहेगा, जापान। तो देखिए इंडिया और जापान ने $75 बिलियन का अपना बायलैटरल स्वैप
एग्रीमेंट इसको फिर से रिन्यू किया है। तो जापान की ओर से बैंक ऑफ जापान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, और भारत की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों ने ही इसको साइन किया है। आपको जानना चाहिए बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट यानी कि BSA, ये एक 2 वे अरेंजमेंट होता है जहाँ पर कि दोनों ही अथॉरिटीज़, दोनों ही कंट्री की अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपनी लोकल करेंसी जापान की और जो भारतीय करेंसी है, इन दोनों के एक दूसरे से अदला बदली कर सकते हैं डॉलर्स के लिए। जानेंगे इसको एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया कैन एक्वायर डॉलर्स फ्रॉम जापान इन एक्सचेंज फॉर रुपीज़ एंड कन्वर्सली जापान कैन ऑल्सो सीक डॉलर्स फ्रॉम इंडिया इन एक्सचेंज फॉर येन। तो देखिए यदि भारत को डॉलर्स की ज़रूरत है तो भारत जापान से डॉलर्स ले सकता है और बदले में उसे रुपीज़ दे सकता है। यदि जापान को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है तो जापान क्या करेगा, भारत से डॉलर ले लेगा और बदले में भारत को येन दे देगा उतनी ही वैल्यू के। तो ये इसका मतलब होता है स्वैप एग्रीमेंट का। इंडिया हैज़ बिकम ओनली द सेकेंड कंट्री आफ्टर नेश टू मूव टू द T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म इन अ फेज्ड मैनर। पूछ रहे हैं कि भारत किस देश के बाद चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म को अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। देखिए 9 जुलाई 1997, जुलाई 9 1997, लगभग 25 साल पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसने T+5 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म को अपनाया था। और अब 25 फरवरी 2022 को भारत चाइना के बाद दूसरी कंट्री बन गया है जिसने T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म को अपनाया है। अब इसका मतलब क्या होता है T+1 का, देखिए पहले अगर हम ये देखें T+2 डेज सेटलमेंट का मतलब क्या है, जो फिलहाल इंडियन स्टॉक एक्सचेंज फॉलो करता है T+2। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी फंड है या सिक्योरिटी है, कोई सेटलमेंट हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपने कोई शेयर खरीदा है या फिर आपने कोई शेयर बेचा है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसको पूरा होने में 2 बिजनेस डेज लगते हैं। मतलब वो एग्जीक्यूट तो भी हो जाता है लेकिन आपके अकाउंट में पैसा आएगा या फिर आपके अकाउंट में जो शेयर वगैरह आते हैं उसको 2 बिजनेस डेज लग जाते हैं जिस दिन आपने एग्जीक्यूट किया है उसके बाद। इसलिए बोला है T+2, यानी कि ये तो ट्रेड हो गया, +2 मतलब 2 दिन यहाँ पर बताए गए हैं। 2 का मतलब होता है 2 दिन। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन मंडे, इट वुड टिपिकली सेटल ऑन वेंसडे। तो कोई ट्रेड है वो मंडे को हुआ है और ये पूरा कब होगा, वेंसडे को। T+2, टी क्या है आपका मंडे, +2 और क्या हो गया वेंसडे। तो ये इसका मतलब हुआ है। और अब T+1 के साथ क्या हो जाएगा कि एक ही दिन में वो सेटलमेंट उसका हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर उस वो जो है आपका सेटलमेंट हो जाएगा, जो ये पूरा आपका ट्रांजैक्शन है शेयर से संबंधित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं T इन T+1 रिप्रेजेंट ट्रेड। T मतलब क्या होता है ट्रेड डे, और 1 का मतलब क्या होता है अ डे एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा दिन। The CBIC has lowered the threshold for mandatory issuance of e-invoice under GST to dash from earlier limit of 50 करोड़ रुपीस। पूछ रहे हैं CBIC ने GST के तहत अनिवार्य रूप से ई चालान जारी करने की सीमा को 50 करोड़ रुपए की पूर्व सीमा से घटाकर कितने करोड़ रुपीस कर दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 20 करोड़। तो देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो इन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के अंतर्गत जो इनवॉइस इशू करना होता है उसकी थ्रेशोल्ड यानी कि उसकी सीमा को कम कर दिया है। पहले सीमा थी 50 करोड़ रुपए, ठीक है। यदि आपका जो है 50 करोड़ रुपए तक का थ्रेशोल्ड जा रहा है तो आपको इनवॉइस जो है इशू करना जरूरी है, लेकिन अब ये क्या हो गया है 20 करोड़ रुपीस हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट मीन्स बिजनेसेस विद टर्नओवर ऑफ 20 करोड़ और मोर विल हैव टू इशू ई इनवॉइस फ्रॉम अप्रैल 1, यानी कि ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 20 करोड़ या इससे ज़्यादा का है उन्हें 1 अप्रैल से अब ई इनवॉइस जनरेट करना होगा, और पहले सीमा क्या थी 50 करोड़ रुपए की। Who has been appointed as the chairman of National Assessment and Accreditation Council (NAAC)
तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, भूषण पटवर्धन। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, इन्होंने रिसर्च साइंटिस्ट प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, इनको नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल नाक बेंगलुरु का चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए जो नाक है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर यूजीसी, यूजीसी द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। कब को? 5 सितंबर 1994 को। नेम द इंडियन वुशु प्लेयर हु हैज वॉन अ गोल्ड मेडल एट अ जूनियर टूर्नामेंट हेल्ड इन मॉस्को। उस भारतीय वुशु खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने मॉस्को में आयोजित एक जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सादिया तारिक। तो देखिए, इंडियन वुशु प्लेयर है। वुशु एक तरह की मार्शल आर्ट है और इसमें श्रीनगर की सादिया तारिक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जूनियर टूर्नामेंट में, जो कि मॉस्को रशिया में हुआ है। What is the total outlay for the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ओवर 5 years फॉर पान इंडिया इम्प्लीमेंटेशन? पूछ रहे अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 5 वर्षों में कुल परिव्यय कितना है, यानी कि कुल इसका बजट कितना रहेगा। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 1600 करोड़ रुपीस। तो देखिए, जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ABDM, इसको पूरे भारत में लॉन्च करने को अप्रूव कर दिया है और इसका जो बजट रहेगा वो 1600 करोड़ रुपए रहेगा अगले 5 साल के लिए। तो अब कर दिया है इसको पैन इंडिया करने के लिए, यानी कि पूरे भारत में आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब तक क्या है, ये कुछ ही जगह पर लॉन्च किया गया था, क्योंकि पायलट बेसिस पर, मैंने आपको कई बार बताया पायलट बेसिस का मतलब क्या होता है। जब हम किसी प्रोजेक्ट को छोटे स्तर पर देखते हैं, उसको जो है छोटे स्तर पर इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कोई उसमें अगर सुधार की गुंजाइश है तो हम उसको सुधार उसमें कर सकते हैं, तब उसको बोलते हैं पायलट बेसिस, यानी कि छोटे स्तर पर लॉन्च करना। जब पायलट बेसिस पर वो सही काम करे तब हम पूरे भारत में उसको फिर लॉन्च कर देते हैं। तो इसी तरह से ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, अब इसको पूरे भारत में लॉन्च करने की अप्रूवल दे दी है यूनियन गवर्नमेंट ने। आपको जानना चाहिए जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि इसके हाथ में रहेगा इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, ये भी आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके तहत कोई भी यूज़र है वो 14 डिजिट यूनिक आभा नंबर, आभा मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, तो इस 14 डिजिट नंबर को जो है जनरेट कर सकता है और इसको अपने जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं या फिर कोई नए मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ इसे लिंक कर सकता है। उसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, लैब रिपोर्ट्स हो सकती हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ये सब इसमें आते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इसके CEO है डॉक्टर RS शर्मा, राम सेवक शर्मा। How many gold medals did India clinch at the Singapore Weightlifting International 2022? सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, 6। तो भारत ने यहाँ पर 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, 12 वेट लिफ्टर्स इंक्लूडिंग टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडल विनर मीराबाई चानू और बिंदिया रानी देवी, विकास ठाकुर, रगाला वेंकट राहुल और भी जो है जो रेसलर हैं, जो वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में मेडल्स जीते हैं और ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये वेट लिफ्टिंग की चैम्पियनशिप यहाँ पर हुई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं विकास ठाकुर ने गोल्ड मेडल जीता आखिरी दिन और वेंकट राहुल रकाला, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है 96 kg इवेंट में। इसी तरह से पॉपी हजारिका हैं, उषा कुमारा हैं, इन्होंने भी मेडल्स जीते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाइंग गेम्स थे ये आपको जानना चाहिए। और ओवरऑल भारत ने यहाँ पर 8 मेडल जीते हैं, जिनमें कि 6 गोल्ड मेडल हैं,
एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कितने गोल्ड मेडल जीते, आंसर है 6 और ओवरऑल 8। Which of the following will become the first multilateral agency to open an office in the Gujarat International Finance Tech City यानी कि गिफ्ट सिटी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में अपना ऑफिस खोलने वाली फर्स्ट मल्टीलैटरल एजेंसी बनने वाली है। आपको जानना चाहिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका द्वारा इसको सेटअप किया गया था और ये ऑपरेशनल हुई 2015 में और इसका हेडक्वार्टर्स शंघाई चाइना में है और जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं सभी इसमें जो है इक्वली इसको ऑन करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स हैज साइंड एन MOU with which organization to collaborate on sustainable cities India प्रोग्राम। पूछ रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत इन दोनों के ही द्वारा जो डिजाइंड है सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम, इसके लिए ये कोलैबोरेट करेंगे। तो इसमें वही है कि इसका एम क्या है कि जो सिटीज़ के लिए इन्वायरमेंट ठीक बना रहे और डीकार्बनाइजेशन सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड कराए जाएं। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड ये एक प्रोग्राम है। इसमें बस आप ये याद रखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इन्होंने एक MOU साइन किया है। बाकी आपको जानना चाहिए इस फोरम में ये जो MOU साइन किया है इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सिटी स्प्रिंट प्रोसेस है और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर डिकार्बनाइजेशन है इसको अडेप्ट किया जाएगा। Who has become the first Indian woman to win a silver medal in Para Archery World Championship? पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है पूजा जैतियान। तो देखिए पैरा आर्चर पूजा जैतियान इन्होंने इतिहास रचा है, लिखा है स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल इन एन इंडिविजुअल सिलेक्शन ऑफ पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल इंडिविजुअली मेडल जीतने वाली जो है ये पहली महिला बन गई हैं और ये इवेंट हुआ है आपका दुबई UAE में। रूकी का मतलब होता है जिसे ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, या फिर जो किसी उसमें नया हो, ठीक है। तो इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने इतिहास रच दिया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीत लिया, इसका मतलब होता है रूकी, ये जो लिखा है। और बाकी आपको जानना चाहिए सिल्वर मेडल जीता है इसका मतलब फाइनल में हारी होंगी, गोल्ड मेडल वाला मैच हारी होंगी। तो ये हारी है इटली की पेट्रिली विंसेंजा से फाइनल्स में। As per the NSO, the growth in GDP during 2021-22 is estimated at what percent? NSO के अनुसार 2021-22 के दौरान GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 8.9%। देखिए जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है, तो इसने 2021-22 के लिए सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स और अक्टूबर से दिसंबर जो आपका थर्ड क्वार्टर है 2021-22 का, इसके लिए क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ GDP इसको जो है रिलीज़ किया है, इन आंकड़ों को रिलीज़ किया है। तो इन्होंने बताया है कि जो 2021-22 के लिए रियल GDP या फिर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट कॉन्स्टेंट प्राइस, ये 147.72 लाख करोड़ जो है एस्टिमेट इनके द्वारा की गई है। और जो GDP ग्रोथ रहेगी 2021-22 के दौरान ये 8.9% रहेगी, जबकि 2020-21 में 6.6% थी।
ये तो हुआ रियल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। यदि हम नॉमिनल जीडीपी बात करें यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस की बात करें हम 2021-22 के लिए, तो वो इन्होंने 236.44 लाख करोड़ रुपीस बताई है और जो ग्रोथ रेट है ये 19.4% रहेगी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है मार्च 1। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल मनाया जाता है। और सबसे पहले इसको 1 मार्च 2014 को सेलिब्रेट किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स यानी कि UN एड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिशेल सीडीबी के द्वारा। साथ ही आपको जानना चाहिए इस बार 2022 में इसका थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। हु विल लीड ट्विटर्स पब्लिक पॉलिसी एंड फिलैंथ्रोफी एफर्ट्स इन इंडिया एंड साउथ एशिया? पूछ रहे हैं भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर की सार्वजनिक नीति और फिलैंथ्रोफी के प्रयासों का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। तो देखिए समीरन गुप्ता विल लीड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर्स पब्लिक पॉलिसी एंड फिलैंथ्रोफी एफर्ट्स इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Principality of Liechtenstein? तो पूछ रहे हैं कि लिक्टेनस्टाइन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है संजय भट्टाचार्य। तो देखिए संजय भट्टाचार्य ये प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिक्टेनस्टाइन इसमें भारत के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। आपको जानना चाहिए लोकेशन आप देख सकते हैं लिक्टेनस्टाइन की, ये लिक्टेनस्टाइन है, ये स्विट्ज़रलैंड है और ये है ऑस्ट्रिया। तो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एक 25 किलोमीटर लंबा जर्मन एरिया है जो कि है प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिक्टेनस्टाइन। और इसकी अगर आपको बात करें तो कैपिटल इसकी वादुस है और करेंसी यहाँ की स्विस फ्रैंक। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज केतानजी ब्राउन जैक्सन? तो ये 116वीं एसोसिएट जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट नियुक्त की गई है। इसी के साथ ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बन गई हैं। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स आर अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स इन विच स्टेट? आंसर इज मध्य प्रदेश। द भाषा संगम ऐप हैज 100+ sentences that allow people to learn basic conservation in how many Indian languages? Answer is 22. Conversation in how many Indian languages? Answer is 22. Who has been appointed as a full-time member of the EACPM? Answer is Sanjeev Sanyal. Name the Indian origin physician who in December 2021 has been selected by NASA along with 9 others to be astronauts for future missions? Answer is अनिल मेनन। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। Brickwork ratings could face SEBI ire over lapses in credit rating process. तो इस हेडिंग में हमारा जो शब्द है वो है आयर, IRE। बाकी लैप्सेस आप जानते हैं कि इस चीज़ में कोई कमी होना है ना, उसको बोलते हैं लैप्सेस। तो देखिए ब्रिकवर्क रेटिंग्स ये एक रेटिंग एजेंसी है जो सेबी में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर क्या है, कुड फेस सेबी आयर ओवर लैप्सेस इन क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस। तो ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में कुछ लैप्सेस शो किए होंगे, कुछ उसमें कमी रही होगी, या फिर लापरवाही भी आप लैप्सेस को कहते हैं, या फिर गड़बड़ी भी आप कहते हैं। उसी की वजह से ये सेबी की आयर फेस कर सकती है। तो आयर का मतलब क्या होता है, एंगर, यानी कि सेबी की नाराजगी ये फेस कर सकती है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में इसने कुछ लैप्सेस शो किए हैं, कुछ गड़बड़ी या फिर कोई मतलब कुछ गलती हुई हो, है ना, या फिर सही तरीके से ना क्या हो, उसकी वजह से। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, द टीम ड्रू द आयर ऑफ लोकल पॉलिटिशियन व्हेन इट मूव्ड टू अ न्यू स्टेडियम आउटसाइड द सिटी। तो जो टीम है इसे जो है लोकल पॉलिटिशियंस के गुस्से का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्योंकि ये जो है सिटी के आउटसाइड में जो नया स्टेडियम है वहाँ पर मूव कर चुके हैं। द टीम ड्रू द आयर ऑफ लोकल पॉलिटिशियंस व्हेन इट मूव्ड
टू अ न्यू स्टेडियम आउटसाइड द सिटी। अगली हेडिंग देखते हैं हमारी, एज सैंक्शंस बेटर इकोनॉमी रशियंस फेस द एंजाइटीज ऑफ अ कॉस्टली वॉर। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द है ये है बेटर। एक तो बेटर होता है BETTER, यानी कि दूसरी चीज़ कंपेयर करते हैं कि ये इससे बेटर है, अच्छा है। यहाँ पर है BATTER बेटर। तो देखिए, एज सैंक्शंस बेटर इकोनॉमी रशियंस फेस द एंजाइटीज ऑफ अ कॉस्टली वॉर। तो देखिए, बेटर का मतलब क्या होता है, टू हिट एंड बिहेव वायलेंटली टुवर्ड्स अ पर्सन स्पेशली अ वुमेन और चाइल्ड रिपीटेडली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और टू हिट समथिंग विद फोर्स मैनी टाइम्स। तो हिट करना इसका मतलब होता है जोर से हिट करना। तो देखिए, एज सैंक्शंस बेटर इकोनॉमी, यानी कि सैंक्शंस ने क्या किया है, इकोनॉमी को हिट किया है गंदे से। ठीक है, इकोनॉमी को हिट किया है, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लग गए तो वैसी सी बात है, किसी कंट्री पर सैंक्शंस लग जाते हैं तो उसकी इकोनॉमी जो है हिट होती है ना, उससे टक्कर लगती है। तो एज सैंक्शंस बेटर इकोनॉमी रशियंस फेस द एंजाइटीज ऑफ अ कॉस्टली वॉर। तो रशियन क्या है, रशियन जो ये वॉर होने वाला है ना, इसमें इतना एक तो सरकार की ओर से भी जो है कोई भी वार होता है तो एक पैसा लगता है वॉर में, और साथ ही जो उसका असर देखने को मिलता है वो आपके मार्केट को भी देखना पड़ता है, मार्केट को भी झेलना पड़ता है। कई तरह की चीज़ें जो है आपकी महंगी हो जाती हैं, तेल हो चाहे खाद्य पदार्थ सभी महंगी हो जाती हैं। तो उसी को लेकर जो रशियंस है वो भी एंजाइटी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब हुआ सैंक्शंस बेटर इकोनॉमी, यानी कि सैंक्शंस ने इकोनॉमी को हिट किया है। इसी के साथ रशियंस इस कॉस्टली वॉर के लिए एंजाइटी जो है फेस कर रहे हैं। और इसी के लिए आप यहाँ पर और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ही वॉज बेटर टू डेथ विद अ राइफल बट। तो राइफल बट से उसको जो है इतना बेटर किया गया, इतना हिट किया गया वायलेंटली कि उसकी मृत्यु हो गई। ही वॉज बैटरिंग द डोर विथ हिज फिस्ट एंड हॉइंग। तो वो क्या कर रहा था, किसी डोर को यदि आप पीटते हैं ना, आप किसी तेज तेज हाथ मारते हैं तो उसको भी बैटर बोलते हैं। कोई डोर है उस पर आप तेज तेज से मार रहे हैं कि खोलो खोलो, तो उसको भी बैटर बोलते हैं। द वेव्स बैटर्ड अगेंस्ट द रॉक्स एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। कोई वेव है वो किसी रॉक से टकरा रही है तो उसको भी आप बैटर बोल सकते हैं, क्योंकि वायलेंटली हिट कर रही है ना, इसलिए। तो ये थे हमारे शब्द आयर और बैटर। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर लिस्टेड इन सेबी? यूक्रेन्स कैपिटल कीव इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ विच रिवर? नेम द ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नागालैंड पुलिस फॉर सिटीजन्स। ये क्वेश्चन भी आपका ICARI का जो एग्जाम हुआ 28 फरवरी को, उसमें पूछा गया था, करंट अफेयर सेक्शन में कराया हुआ क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन February 28 इन द कंट्री टू सेलिब्रेट द डिस्कवरी ऑफ विच इन्वेंशन? तो कौन सी इन्वेंशन थी जिसको सेलिब्रेट करते हैं हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में? और लास्ट क्वेश्चन है, द रेयर डिजीज डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे ऑफ February एंड इन 2022 विद द थीम ऑफ शेयर योर कलर्स इट वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो देखिए, आपको ये बताना है कि फरवरी के कौन से दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड लास्ट डे या फिर लास्ट डे, कब मनाया जाता है रेयर डिजीज डे, और 2022 में ये किस डेट को मनाया गया। थीम इसका मैंने आपको बता दिया, शेयर योर कलर्स। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।